हेलो। लास्ट वीडियो में हम 10% लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार रिकॉल करते हैं एक बात, और एक बात मैं बताना भूल गया आपको, उसको मैं दोबारा बता देता हूँ। 10% लॉ कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल मतलब फूड बनाने वाला, फिर उसको खाने वाला, फिर उस दूसरे को खाने वाला, तीसरे को खाने वाला, ये सब मिलकर ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। पहला ट्रॉफिक लेवल में प्लांट आते हैं, दूसरे ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरे में सेकेंडरी कंज्यूमर और चौथे में टर्सरी कंज्यूमर। ओके, तो हमने 10% लॉ में क्या पढ़ा कि एक ट्रॉफिक लेवल से, यानी कि प्लांट वाले ट्रॉफिक लेवल से अगर हम इंसेक्ट वाले ट्रॉफिक लेवल में जाएं तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी कि प्लांट को खाया एक ऑर्गेनिज्म ने, तो अगर प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी थी तो इंसेक्ट को कितनी मिलेगी? इंसेक्ट को सिर्फ उसका 10% मिलेगी, यानी कि 100 जूल एनर्जी मिलेगी। लेकिन 90% एनर्जी का क्या हो रहा है? 90% एनर्जी प्लांट ने यूज़ कर ली। किस लिए, कैसे यूज़ कर ली? अपने लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना, सर्कुलेशन के लिए प्लांट ने यूज़ कर लिया। ऐसे इंसेक्ट भी यूज़ कर लेंगे अपने 90% एनर्जी, और सिर्फ 10% एनर्जी फ्रॉग के पास पहुँचेगी। ओके, तो सबसे कम एनर्जी कौन से ट्रॉफिक लेवल पे पहुँचती है? टर्शरी ट्रॉफिक लेवल पे या टर्शरी कंज्यूमर के पास। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है? प्लांट। लेकिन प्लांट जब सनलाइट का यूज़ करता है तो सनलाइट की वो 100% एनर्जी यूज़ नहीं करता, सिर्फ 1% करता है। ये बात याद रखनी है, प्लांट सिर्फ 1% का यूज़ कर जो है अपना फूड बनाएगा, बाकी 10% लॉ फॉलो होगा इसके बाद। यानी कि प्लांट से जब इंसेक्ट पे एनर्जी जाएगी तो 10% जाएगी, 1000 जूल से 100 जूल जाएगी। ओके, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ये क्या कहता है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या कहता है? देखो, जब भी एक ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है, खाना खा रहा है, डाइजेशन हो रहा है उसका, है ना, या रेस्पिरेशन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो है उसकी बॉडी में बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बॉडीज़ में क्रिएट होते हैं। हो सकता है ये हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में आए हैं फूड की वजह से, कुछ फूड खा लिया जिसमें केमिकल्स थे, है ना, केमिकल्स फ्रॉम फूड, यानी कि केमिकल्स फूड से मिले हुए थे एक ऑर्गेनिज्म में। हार्मफुल सब्सटेंस में एक तो केमिकल आ सकते हैं फ्रॉम फूड, दूसरे क्या आ सकते हैं? दूसरा क्या हो सकता है? एक्टिविटीज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जो वो लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बन जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी जब कोई भी फंक्शन कर रही होती है तो पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं ना, आपको पता है, ब्लड में बनते हैं, फिर उसे किडनी में फिल्टर कर कर बाहर निकाला जाता है। तो हार्मफुल सब्सटेंस या तो कोई फूड में से, फूड खाने की वजह से मिल सकते हैं, कोई फूड खाया उसमें केमिकल्स थे, या फिर हो सकता है कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की वजह से, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने की वजह से हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ जाए। अब देखो, ये प्लांट ने कुछ सब्सटेंस जो है, मान लेते हैं सॉइल से ले लिए हार्मफुल सब्सटेंस, कुछ इसमें खुद बन गए। जब प्लांट को खाया इंसेक्ट ने तो इंसेक्ट के अंदर भी प्लांट वाले हार्मफुल सब्सटेंस आ गए, और इंसेक्ट के खुद कुछ क्रिएट हो भी रहे हैं, वो भी तो लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है, प्लांट से तो इसे मिले ही मिले हार्मफुल सब्सटेंस। और फिर इसके बाद जो इसने लाइफ प्रोसेसेस करे, यानी कि रेस्पिरेशन करा, एक्सक्रीशन करा, जो भी चीज़ें कर रहा है, उसमें भी तो हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं इसकी बॉडी में। वो किस पे जाएंगे? अब फ्रॉग के पास चले जाएंगे, यानी कि प्लांट वाले भी इसके पास जा रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंस, और इंसेक्ट वाले भी जा रहे हैं। अब फ्रॉग के पास बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस हो गया। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस के साथ साथ जो फ्रॉग के अंदर और हार्मफुल सब्सटेंस बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं? लाइफ प्रोसेसेस के जरिए। वो किस में चले जाएंगे? स्नेक के पास चले जाएंगे। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है? हार्मफुल सब्सटेंस का लेवल बढ़ रहा है। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, तो इंक्रीज किस में होना? एक्यूमुलेशन में। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनके एक्यूमुलेशन को क्या होना? इंक्रीज होना है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ओके, मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर होता क्या? हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में बढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैंने इट यूज़ कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यही इसका मीनिंग। इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ओके, ट्रॉफिक लेवल समझ आ गया। यानी कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस किसकी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे?
टर्शरी कंज्यूमर के, ठीक है। यानी कि अगर एक ह्यूमन को कोई खा रहा है, लायन खा रहा है, तो उसके पास हार्मफुल सब्सटेंस ज़्यादा आने वाले हैं उसकी बॉडी में, ओके। और लायन को कोई खाएगा तो तब भी ज़्यादा आएंगे। यानी कि सबसे अच्छा फूड कौन सा है? प्लांट, ओके। क्योंकि प्लांट खाने से सबसे कम केमिकल्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ओजोन लेयर के बारे में देखते हैं। ओजोन क्या है पहले ये जान लेते हैं। ओजोन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है यानी कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन तो नहीं होगी, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, जो कि तो यानी कि इसके पास कितनी ऑक्सीजन होती है? 3 ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ओजोन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 ऑक्सीजन होती है। ओजोन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ओजोन गैस क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन यहाँ एक लेयर भी लग रहा है, नज़र आ रहा है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी है मान लेते हैं, अर्थ है, इसके चारों तरफ एयर है, ओके। फिर एयर की लेयर्स है, यानी कि कह सकते हैं 5 लेयर बनती हैं। एक लेयर बनती है जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये नाम याद नहीं करने हैं आपको, ठीक है, बस ये वाला याद रखना, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपो और स्ट्रेटो याद रख लेना, सारे याद नहीं रखने। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, इसके बाद जो चौथा वाला आएगा उसे क्या कहेंगे? मीसोस्फियर। फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। फिर इसके बाद जो 5वां आएगा उसे क्या कहेंगे? एक्सोस्फियर। ये आपको नाम याद नहीं रखने, बट ये याद रखना, जो स्ट्रेटोस्फियर होगा इसके अंदर एक लेयर होगी। किसकी लेयर होगी? ओजोन लेयर होगी, ओजोन गैस की लेयर होगी। यहाँ पर क्या होगी? स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होगी, ओके। ओजोन लेयर है क्या? O3 की लेयर है, ऑक्सीजन के ऐसे मॉलिक्यूल की लेयर जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। इस लेयर का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि अगर ये लेयर नहीं होती अर्थ के चारों तरफ तो क्या होता? लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है वीडियो की। चलो देखें, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ओजोन लेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्ट किससे करती है? प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन। यानी कि सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज से क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। अभी यूवी रेज क्या है? यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको कहते हैं हम यूवी रेज। ये रेज इतनी खतरनाक है, अगर स्किन पर डायरेक्ट पड़ गई ना तो कैंसर हो जाएगा, ओके। काफ़ी देर तक अगर एक्सपोज रहा, कुछ देर तक मतलब एक्सपोज रहा, तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो यूवी रेज बहुत खतरनाक है। अगर ये रेज डायरेक्टली अर्थ पर पड़ रही होती ना तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती अर्थ पर। लेकिन क्योंकि अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर होती है, तो ये क्या करती है? ये ओजोन लेयर पर जब सनलाइट टकराती है तो वो यूवी रेज को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, वापस भेज देती है, जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है अर्थ पर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट कैसे करती है अगर पूछा जाए? ये तो पता लग गया, ओजोन गैस जो है, ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ओजोन करता क्या है? ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट्स बैक लिखना था, मैंने फ्रॉम लिख दिया। रिफ्लेक्ट्स बैक यूवी रेज। बात क्लियर हो गई? ठीक है। और इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है हमें। मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ओके। अगली बात समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब ये बनती कैसे है? क्वेश्चन ये है, ये बनती कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ यूवी रेज, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए, ओजोन लेयर बनने के 2 स्टेप हैं। पहली बात क्या है? ऑक्सीजन पर जब यूवी रेज पड़ती है तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स में टूट जाता है, ठीक है। ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है क्या बनने की? फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है? ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो एक इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है और क्या बनाता है? O3 बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? O3 बनाता है। सेकंड स्टेज है, ओके। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। हेलो,
देखें, तो मैंने बताया आपको फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होती है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल पर जब यूवी रेस पड़ती हैं तो वो 2 ऑक्सीजन के एटम में टूट जाता है, पहली स्टेज बताई है मैंने। दूसरी स्टेज में क्या होता है, जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जो एक टूट गया था ना, ऑक्सीजन अलग हो गया था, वो जुड़ जाएगा, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा ये O3 बनाएगा, यानी कि जो है ओजोन लेयर ओजोन गैस बना देगा। बात क्लियर कैसे ओजोन लेयर बनती है। ओके, बट हुआ क्या, 1 मिनट, जगह कम पड़ गई, गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम आ गया। देखें, ये विजिबिलिटी कम आ रही है मेरे ख्याल से। ओके, एडजस्ट करें थोड़ा। तो गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले एक बात और पढ़ लेते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, खत्म होना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ना डिप्लीट होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। 1985 में अंटार्कटिका, साउथ की तरफ, अर्थ में जो साउथ पोल है ना, इसकी तरफ अंटार्कटिका, एक अंटार्कटिका, यहाँ पर ओजोन में होल देखने के लिए मिला, होल इन ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर, यानी कि वहाँ से यूवी रेज एंटर कर सकती हैं। बट मिला कहाँ पर, अंटार्कटिका में, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसलिए खतरे की बात नहीं है। बट ये होल आया कैसे, ये जो होल है इसमें हुआ कैसे, इसका रीज़न क्या था। तो डिप्लीशन का जो रीज़न है वही होल का रीज़न होगा। डिप्लीशन का रीज़न क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC फिल्ड इन AC एंड रेफ्रिजरेटर। CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को AC एंड रेफ्रिजरेटर में भरा जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इज कॉज ऑफ डिप्लीशन। क्या है ये कॉज है ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण क्या है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण है CFC की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अब एक गार्बेज डिस्पोजल जान लेते हैं क्या होता है, गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है। ओके, मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, देखें। गार्बेज डिस्पोजल में हमें ये जानना है गार्बेज कितने टाइप का होता है। पहले गार्बेज 2 टाइप का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, जो बायोडिग्रेडेबल होगा, डिकम्पोज्ड, इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, कैन बी डिकम्पोज, तोड़ा जा सकता है, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तोड़ सकते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। जैसे एक लीफ है प्लांट की, या ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या फिर किचन वेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। क्यों है बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इनको बैक्टीरिया वगैरह की हेल्प से क्या करा जा सकता है, टुकड़े करे जा सकते हैं, इनको मिट्टी में कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, जिस वेस्ट को हम जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डस्ट, मतलब कि सॉइल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, या किचन वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गए, बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएंगे, ये इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी कौन कौन से होते हैं, प्लांट लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, किचन वेस्ट एटसेट्रा, ओके। और जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, कैन नॉट बी डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। किसमें डिकम्पोज नहीं कर सकते, कैसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ओके, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना,
या फाइबर्स वगैरह होते हैं, ऐसे धागे जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं इनको, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, या रेडियो एक्टिव वेस्ट। फ़ोन के अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होगा, ये सब क्या है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब जिनको डिग्रेड करा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो लिविंग चीज़ को ही तोड़ सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ को नहीं तोड़ सकते। सारी चीज़ नॉन लिविंग है, नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये गार्बेज डिस्पोजल में पढ़ना था आपको। अगर आपसे पूछा जाए गार्बेज डिस्पोजल के वेज बताओ, मेथड बताओ, मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, तो इसमें आप कह सकते हैं कि लैंड फिलिंग कर दो, यानी कि ज़मीन के अंदर भर दो गार्बेज को, गार्बेज डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है, लैंड फिलिंग कर सकते हैं। या फिर आप जो है रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ करने लायक अगर वो चीज़ है, या रिड्यूस कर सकते हैं, कम यूज़ करो, है ना, या फिर रिसाइकल करो, दोबारा से यूज़ करो, ठीक है। रीयूज़ का मतलब क्या है, एक चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। रिसाइकल में थोड़ा सा फॉर्म चेंज करा जाता है। एक प्लास्टिक की कोई चीज़ है, बोतल है कोई, है ना, उसको जो है उसमें अगर हम ऑयल रख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में ऑयल आया था मान लेते हैं, और उसमें हम जो है वाटर रखने लग गए, फ्रिज में लगा कर रखने लगे बोतल, तो उसे रीयूज़ कहेंगे। लेकिन प्लास्टिक की बोतल से हमने कोई और नई चीज़ बना दी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसाइकल कहेंगे। बात क्लियर। तो ये कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम जो है कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूअर, खाद बना सकते हैं। जैसे किचन वेस्ट वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ना ये, इनकी हेल्प से क्या बना सकते हैं हम, इनकी हेल्प से हम जो है कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर कहें मैन्यूअर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके रहेंगे गार्बेज डिस्पोजल के। चैप्टर ईजी है, लगभग हमारा 50 मिनट्स में ये चैप्टर फिनिश हो गया। आसान चैप्टर है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पूछेगा क्या, आपसे पूछ सकता है बताओ कौन सा सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर एग्जाम्पल पूछ सकता है, या कह सकता है मेथड बताओ गार्बेज डिस्पोजल की, या फिर कह सकता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर को एक्सप्लेन करें। तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज करा जाता है 2 ऑक्सीजन एटम में। फिर सेकंड स्टेज में बताएंगे ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है, एक ऑक्सीजन एटम जुड़ जाता है और क्या बनाता है, ओजोन लेयर बनाता है। ओजोन लेयर करती क्या है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, इतना बता देंगे, ठीक है। ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। 5 लेयर है अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाओ, जो हार्मफुल सब्सटेंस का लेवल है वो बढ़ता जाता है। 10% लॉ मैंने बता दिया, एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन सिर्फ कितनी होती है, 10%। ये 10% लॉ कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। फिर मैंने फूड चेन और फूड वेब बताई। फूड चेन में सिर्फ एक सिंगल चेन बन रही होगी, इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा होगा, और फूड वेब में बहुत सारी चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। मैं रिवर्स जा रहा हूँ एकदम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में बताया नॉन लिविंग, लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, लैंड, और लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल करते हैं। लिविंग कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स आते हैं। ओके, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि अपने आप बनता ही, ऐसी जगह जो अपने आप बने और वहाँ पर लाइफ हो, जैसे पॉन्ड यानी कि तालाब, फॉरेस्ट, लेक और कोस्टल एरियाज। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा ये इंसान ने बनाया होगा, इंसान की इंटरफेरेंस होगी, जिसमें एक्वेरियम या फिर क्रॉप फील्ड या गार्डन को शामिल करते हैं। और इकोसिस्टम मैंने बता ही दिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट करें और लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। थैंक यू।